जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें मैं स्पेक्ट्रम बुक से मॉडर्न हिस्ट्री रीड करता हूँ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम का समरी है। अब इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। उसमें 1857 की क्रांति के बारे में मैंने बताया। और अगर आप सिर्फ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ने के लिए आए तो आपके लिए ये वीडियो सही है। तो बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस के लिए। इसमें हम जानेंगे कि क्या वजह थी, क्यों सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, इसके इम्पैक्ट क्या हुए और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। ये सब के बारे में हम अगले 10 से 15 मिनट के वीडियो में जान लेंगे। तो शुरू करते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जनरल फीचर्स बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, खासकर आंसर राइटिंग में, मेंस के पेपर में, कि आप फीचर्स बताओ जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के। तो वो सब इसमें कवर हो गए। तो क्या वजह थी कि हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह था कि ब्रिटिश रूल, जब हमारे भारत में लगभग 1750 के बाद ब्रिटिश रूल ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे तो एक कल्चर हमारे इंडिया में आ गया, जो दूसरा कल्चर जो बिल्कुल ही अलग था हमारे कल्चर से। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। लोग उनको इनलाइटन मानने लगे, उनको ज़्यादा नॉलेजेबल मानने लगे, उनकी लाइफ स्टाइल अपने से लाइफ स्टाइल से थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। तो उसका इम्पैक्ट तो था हमारे इंडियन कल्चर पे, जिसकी वजह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने की एक काइंड ऑफ डिमांड चालू हो गया। दूसरा, हमारा जो सोशल कंडीशन था इंडिया के लोगों का, वो बहुत ही बिल्कुल दयनीय स्थिति में थे। चाहे वो किसी भी तरह का सोशल कंडीशन हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे सोशल हो, चाहे पर्सनल हो, लोग गरीबी में बहुत थे। लोग रिलीजियस ऐसे कुरीति थे हमारे पास जो कि काइंड ऑफ उसको हटा देना ही सही था। सोशल स्टेटस देखा जाए तो गरीब बहुत गरीब था। इकोनॉमिकल देखा जाए तो वही है। सोशल देखा जाए तो कास्टीज में भरे पड़े थे हमारे पास, धर्म में बटे थे लोग, इसमें क्लास में बटे हुए थे। ट्राइबल पीपल बाहरी लोगों को देखना नहीं चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंडीशन थे, सोशल कंडीशन एकदम बुरा हुआ था। दूसरा रीज़न क्या था कि जिसके वजह से डिजायर हुआ रिफॉर्म्स के लिए, जो कि हमारा जो कल्चर था वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल अलग था। और जैसा मैंने बताया कि वेस्टर्न कल्चर काइंड ऑफ इनलाइटेंड था, तो लोग उन्हें एज ए प्रॉमिसिंग देखने लगे कि ऐसा होना चाहिए हमारा कल्चर भी। और साथ में जो हमारे एक ग्रुप्स का उस समय तक लगभग 1850s तक एक ग्रुप का जन्म हो गया था जिसे हम लोग इनलाइटेंड इंडियन बोलते थे, जो मिडिल क्लास थे, पर ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे। तो ऐसे लोग, अवेयरनेस इन लोगों में आई जो हमेशा सोशल रिफॉर्म्स को तवज्जो देने लगा। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से रिफॉर्म्स हुए हमारे भारत में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हमारे पास। अभी क्या है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हुए दो तरीक़े से हुए। उसमें दो धारा बनी है, उसमें 2 स्ट्रीम्स हो गया कि भाई दो तरह के तबके जन्मे, उसमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन जन्मा, दो तरह के पब्लिक जन्मे, पीपल जन्मे, दो तरह के इंडिविजुअल आए जो दो अलग तरह की आइडियोलॉजी की बात करते थे। एक को उन्होंने रिफॉर्मिस्ट कहा, एक को रिवाइवलिस्ट कहा। रिफॉर्मिस्ट क्या होते थे, वो ऐसे तबके थे जो पूरी तरीक़े से बदलाव लाना चाहते थे समाज में। उनका कहना था कि समाज में जो पहले चल रहा था वो बिल्कुल तो गलत नहीं, पर हाँ गलत है। हमें समाज की तरक्की के लिए समाज में पूर्ण परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसे समाज में बहुत सारे इम्पोर्टेंट नाम आते हैं, जैसे अपने राजा राम मोहन राय, और बहुत सारे संस्था आते हैं जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ मूवमेंट। ये ऐसे संस्था थे जो रिफॉर्म की सपोर्ट करते थे, लाइक पूर्ण रिफॉर्म होना चाहिए। और दूसरे ऐसे ग्रुप थे जो रिवाइवलिस्ट थे, लाइक वो रिवाइवल की बात करते थे। इनका मानना था कि हमारे ग्रंथों, हमारे बुक्स में सब कुछ सही लिखा हुआ है, हमारे वेद, हमारे कुरान में कुछ गलत नहीं है, बस उसे लोग गलत तरीक़े से इंटरप्रेट किया गया। तो हम उसे अच्छे तरीक़ा से लोगों को इंटरप्रेट करेंगे ताकि उन लोगों के पास सही मायने पता चले उस वेद में क्या लिखा हुआ है, सही लेसन्स है। तो ऐसे ग्रुप्स को रिवाइवलिस्ट कहा जाता था। रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट में यही अंतर है। रिफॉर्मिस्ट क्या था, पूरा बदलाव लाना चाहता था
पर हमारे जो रिवाइवलिस्ट थे वो बदलाव नहीं, वो हमारे जो पुराने बुक्स थे, पुराने कल्चर्स थे, उसी को रिवाइव करना चाहते थे और सही मायने में उसमें जो गलत थे उसको हटाना चाहता था ये, पर जो सही मायने उसके जो पॉजिटिव मैसेज है उसको हमारे लोगों के बीच में फैलाना चाहते थे। तो ये था दो टाइप, सोशल आइडियोलॉजिकल बेस, दो बेस में डिवाइड हो गया था, एक रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। तो अब बेसिकली क्या होता था, जो कुरीति था, जो हमारे सामने में कुरीति था, अलग तरीके का कुरीति था, जैसे सोशल कुरीति, महिलाओं का स्टेटस सही नहीं था, कास्टिज्म भरे पड़े थे, धर्म का सही नहीं था, एजुकेशन सही मायने में था नहीं हमारे पास। तो ये सब रिफॉर्म्स को लाने के लिए ये दोनों मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोल लेते हैं, एक को रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्या किया गया एक्चुअली उनके द्वारा, जो लीडर्स हुए, जो ऑर्गेनाइजर हुए, उनके द्वारा क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे लीडर्स ने क्या क्या किया उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो इस जब भी रिफॉर्म्स की बात आती है, जब भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात आती है, हमारे दिमाग में एक नाम अपने आप आ जाएगा, वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत कुछ किया, पर स्पेशली महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध आता है सती प्रथा का एवोल्यूशन। सती प्रथा क्या था, इसमें महिलाओं के पति की देहांत होने के बाद उनके शव के साथ उस महिलाओं को भी शवदाह कर दिया जाता था। तो इसके लिए राजा राम मोहन पर्सनली ब्रिटिशर्स के पास गए और ब्रिटिश के जो लॉ मेकिंग पॉलिसी थे, लॉ मेकर्स थे, उनको बहुत मुश्किलों से कन्विंस करवाया और उनको मजबूर किया कि बंगाल रेगुलेशन कोड लाने के लिए, जिसके तहत ये लिखा गया था कि सती जो है पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया। शुरू में ये सिर्फ बंगाल के लिए अप्लाई किया गया था, पर बाद में ये पूरे भारत में हो गया। तो राजा राम मोहन राय महिलाएं के बेटरमेंट के लिए सती प्रथा उन्होंने लेके आया था। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये अभी भी है अनफॉर्चुनेटली, बट उतना ज़्यादा नहीं है। पर पहले क्या होता था, बचपन में भ्रूण में अगर महिलाएं लड़कियां पैदा होती थी तो उनको बचपन में ही मार दिया जाता था। तो बंगाल रेगुलेशन 1795 और 1804 से इनको उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसे अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो और साथ में उस समय जो महिलाओं के प्रति एक सबसे अगेंस्ट अगर नीति था, जैसे विधवाओं को, जो विधवाओं थे उनकी शादी रीमैरिज नहीं करने दिया जाता था, रीमैरिज अलाउ नहीं था उस समय। तो इसके लिए विडो रीमैरिज के लिए संस्थाओं और इंडिविजुअल्स ने बहुत कोशिश की है। जो इम्पोर्टेंट संस्था है, ब्रह्मो समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब ऐसे नाम चिन्ह लोग हुए जो कि विडो रीमैरिज के लिए अपना प्रयास किया और वो बाद में जाके सफल भी हुए हैं। बहुत सारे सफल कैसे हुए, तो हमारे ब्रिटिश जो लॉ मेकर थे, उन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आया। ठीक है, अभी और सारे नाम जो जुड़ते हैं जो विडो रीमैरिज के लिए अपना प्रयास किए और बाद में जाके सफल बनाए। उनमें से जो प्रमुख नाम है विष्णु शास्त्री, जिन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की है। उसके बाद डी के कर्वे है, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, जो उन्होंने खुद एक महिला से शादी की, जिससे ये एक काइंड ऑफ लोगों ने उनको फॉलो किया। बीएम मालावारी, ये बीएम मालावारी चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमार्ट और जस्टिस रानाडे ऐसे बड़े नामचीन हुए जो कि विडो रीमैरिज के लिए काम किए थे। फिर चाइल्ड मैरिज जैसे ही हम बताते हैं, चाइल्ड मैरिज के लिए पॉपुलर नाम बीएम मालावारी है, एक इंडिविजुअल जो कि बहुत ही अगेंस्ट था बचपन में शादी करने के लिए। उस समय एक टर्म आता था एज ऑफ कंसेंट, तो एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया और अंत में जाके वो सफल भी हुआ था। जैसे इनकी कोशिशों की वजह से एज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी मेकर ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1981 लेके आए और नेटिव चाइल्ड एक्ट लेके आए, मैरिज एक्ट लेके आए 1872 में। तो बेसिकली ये उतना इम्पैक्टफुल तो नहीं रहा ये वाला नेटिव चाइल्ड मार्च इम्पैक्टफुल, पर एक काइंड ऑफ एक स्टार्ट तो था। ठीक है, 1891 में जो बीएम मालावारी के प्रस्ताव से एज ऑफ कंसेंट आया था, ये काइंड ऑफ लोगों के दिमाग में भर दिया कि हाँ भाई, ये जो चीज़ हो रही है, जो चाइल्ड मैरिज की बातें हो रही है,
ये चाइल्ड मैरिज के जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं वो गलत है। फिर जाके लास्ट में 1930 में शारदा एक्ट आया, जहाँ पे जाके ये कंफर्म हो गया कि एज ऑफ में शादी करने का जो एज है वो चेंज हो गया, 12 से 14 कर दिया गया, लड़कों के लिए 18 हो गया। अब जाके इंडिपेंडेंस के बाद ये दोनों के लिए 21 और 18 है। एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं के एजुकेशन के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, तो बहुत सारे नाम आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया महिलाओं की एजुकेशन के लिए। उनमें से राजा राममोहन राय हुए, उनमें से एक नाम है जे.ई.डी. बेथ्यून। जे.ई.डी. बेथ्यून क्या है, जो इनका पूरा नाम है जॉन एलियट, आई थिंक ड्रिंक वाटर, थोड़ा अजीब नाम है, पर हाँ ये महिलाओं के एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था। इन्होंने एक बेथ्यून स्कूल की स्थापना की, और ये बेथ्यून स्कूल का जो सेक्रेटरी थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑलरेडी पॉपुलर थे महिलाओं के एजुकेशन के लिए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 35 अपने खर्चे से 35 लड़कियों के लिए एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था बंगाल में। फिर 1854 में वोट्स डिस्पैच नाम की एक नीति लाई गई, जिसमें स्पेशल इम्फेसाइज किया कि भाई वुमेन को भी एजुकेशन देना चाहिए। 1914 में वुमेन्स मेडिकल सर्विस वर्क स्टार्ट हुआ, जो कि नर्सेस को ट्रेनिंग करने लगे थे, डॉक्टर्स बनाने लगे थे। और 1916 में यही डी.के. कर्वे जो वुमेन्स विंडो डिग्री मैरिज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, उन्होंने इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है। फिर हेल्थ के क्षेत्र में क्या हुआ था, हेल्थ के क्षेत्र में वुमेन, बेसिकली हम वुमेन के बारे में कहें, वैसे वुमेन का अपलिफ्टमेंट हुआ है, तो वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए हेल्थ क्षेत्र में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। ये बेसिकली वुमेन पे डेडिकेटेड था। वहाँ पे वुमेन के लिए पैड, पहली बार जो पीरियड के टाइम में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन लोग को दूर करने के लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया जाता था इस होटल में, डफरिन हॉस्पिटल 1980 में 1880 में जिसकी स्थापना हुई थी। फिर क्या सिर्फ पुरुषों ने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए? नहीं, बहुत सारे वुमेन हरसेल्फ कम फॉरवर्ड एंड फॉट फॉर द राइट ऑफ द वुमेन। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट नाम और सबसे प्रसिद्ध नाम है सरला देवी चौधरानी जी का। इन्होंने 1910 में पहला भारत स्त्री मंडल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, और ये पहली जो ये भारत स्त्री मंडल मीटिंग जो था, भारत स्त्री मंडल, ये पहली महिला केंद्रित ऑर्गेनाइजेशन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला महिला केंद्रित ऑर्गेनाइजेशन। आप एग्जाम्पल्स में लिख लोगे, जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे वुमेन से रिलेटेड बात होगा तो हम इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इनका नाम हम लिख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना होगा तो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो सरला देवी चौधरानी ने, उन्होंने जो कुरीति था, जो वुमेन्स के अगेंस्ट कुरीति था, जैसे एजुकेशन नहीं था, पर्दा सिस्टम था, तो उसको एबोलिश करने के लिए, स्टेटस बढ़ाने के लिए, भाई इक्वालिटी, काइंड ऑफ इक्वालिटी लाओ यार समाज में, जो हम उनको दो ही दर्जे के नागरिक देखते हैं वो मत देखो, ऐसे इन लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। फिर रामाबाई रानडे, वेरी पॉपुलर, उन्होंने 1904 में लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, भारत महिला परिषद जिसे हिंदी में बोलते हैं। फिर रामाबाई आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी। फिर मेहिराबाई ताता और मार्गरेट कजन नाम करके कुछ महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लगे, जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन और उनके जो स्टेटस है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए थे। स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे हमने बताया कि बहुत सारी कुरीति था, उसमें से वुमेन्स को दो ही दर्जे का दर्जा देना, दो ही नागरिक का दर्जा देना, और एक और ज़्यादा कुरीति था कि एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुआ करते थे, जो नीची जाति के लोग होते थे, सो कोल्ड, वो उस समय ऐसा डिवाइड हुआ करता था, तो उसमें बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता था। कास्ट रिजिडिटी इतना था, कास्ट रिजिड थे इतने कि एक काइंड ऑफ सोसाइटी बटा हुआ था कास्टों में, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था, ये जो नामजद लीडर्स हैं उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था कि भाई आप कुछ लॉ बनाओ, एक्ट बनाओ। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए, ये सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है लोगों को अवेयरनेस करने लगे कि भाई आप लोग इनसे बढ़ो, जाति प्रथा कुछ नहीं है, हम लोग देयर इज नो एनी रिलीजन इज ओनली ह्यूमनिज्म, मतलब मानवतावाद लोगों को बताने लगा कि ये मानवतावाद है, ये अपने आप को धर्मों में मत मानो, रिलीजियस में मत मानो, हम लोग इंसान हैं, ऐसे
रिफॉर्म्स मूवमेंट्स स्टार्ट किए, लोग जो समझाना चालू करते थे। फिर बाद में आगे चल के नेशनल मूवमेंट में भी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बहुत चीज़ें हुई, जैसे लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया कि भाई हम जाति है तो ऐसा नहीं है कि हम अलग है, हम मुझे एक्सप्लॉइट करोगे। उन्होंने सेपरेट सीट का, इलेक्टोरल सीट का डिमांड करना चालू कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरल सीट का डिमांड चालू करने लगा। 1932 में भीमराव अंबेडकर साहब गए लंदन में और वहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहाँ पे डिमांड रखना चालू कर दिया। काइंड ऑफ एक नेता उभर के आए। तो ऐसे ऐसे नेशनल मूवमेंट वही जो एक्सप्लॉयटेशन था उसके विरुद्ध नेशनल मूवमेंट भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं जहाँ पे इन लोगों ने प्रयास किया एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए। फिर गांधी जी का रोल तो बहुत ही अहम है। इन्होंने अपने मीडिया इन्होंने हरिजन का स्थापना किया था। इन्होंने उनको हरिजन बोलने लगा था, घूम घूम के लोगों के पास जा के ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको दूर करने की कोशिश किए थे उन्होंने। फिर लोअर कास्ट का में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वही, उसमें भी उनको भी एजुकेशन नहीं दिया था, उनके एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाते थे, तो उनको इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉलिसियाँ लेके आया गया। बाकी और फ्री इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया इनमें सेपरेट आर्टिकल 17 लेके आया गया, सेपरेट प्रोविज़न लेके आया गया जो कि एबोलिश करता है कास्ट सिस्टम को, नॉट कास्ट सिस्टम, ये एबोलिश करता है जो प्रोसेस जो उसके थ्रू किया जाता था, जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, जो अनटचेबिलिटी था उसको एबोलिश करता है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब लाया गया था प्रोविज़न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें पूछता है कि सोशियल रिफॉर्म्स जो हुए थे, सोशल कल्चर रिफॉर्म थे, बेसिकली मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं कि उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हुए और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए। बेसिकली अगर क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए दिया जाए तो आपको ये टेबल याद रखना है, आप उसको लिख भी सकते हो कहीं पे पोस्ट करके। तो बेसिकली क्या हुआ था, सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स को अगर क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए दिया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि हम क्रिटिकली एनालाइज में यही करते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट बताते हैं। तो इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुआ था कि भाई एक काइंड ऑफ लिबरल जो डर था, जो फियर था, साइकोसिस दिमाग में बैठा हुआ था, एक लोगों का मान्यता बन रखा था कि हम नीचे तबके के लोग हैं या हम कुछ आवाज़ उठाएंगे तो लोग हमें और एक्सप्लॉइट करेंगे, लोग दबाएंगे, उससे लोगों को आज़ादी मिलने चालू हो गया। फिर जो पूजा था, जो धर्म जो एक सब्जेक्ट हुआ करता था, रिलीजन जो पूजा एक सब्जेक्ट था, वो पर्सनल हो गया, ना कि किसी जाति विशेष या ग्रुप विशेष आधारित, ऐसा नहीं था। ठीक है, वो पर्सनल हो गया था कि भाई मैं कौन सा धर्म मानूँ, मैं कौन सा फेथ मानूँ। ये एक वर्शिप मेड मोर पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया था। जो ह्यूमिलेशन था उसको कम कर दिया गया था। जो कल्चर रूट था, जो ह्यूमिलेट किया जाता था लोगों को उनके कास्ट की वजह से या उनके जस्ट बिकॉज वो वुमेन है, उनके स्टेटस उनको कम माना जाता था, ये कम हो गया। ये वाली ह्यूमिलेशन को ख़त्म कर दिया गया। सेल्फ रिस्पेक्ट को तरजीह देने लगा, लोग बात करने लगा कि हम सेल्फ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट की बात करने लगे लोग। सेकुलर आउटलुक हो गया, लाइक सभी धर्मों को एक नज़र से देखने की बातें हुई। इसके बाद सोशल कल्चर रिफॉर्म के बाद हम किसी को तरजीह नहीं देंगे, एक धर्म से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, एक लोग में दिमाग में एक विचारधारा चालू हो गया, लोग समर्थन करने लगे, एक काइंड ऑफ एक क्लाइमेट तैयार हो गया मॉडर्नाइजेशन का। पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ वगैरह वगैरह। फिर जो आइसोलेशन था, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल आइसोलेशन था, उसको ख़त्म कर दिया गया। कल्चरल आइसोलेशन क्या होता है, जैसे ट्राइबल थे, वो बेचारे जंगल में ही बैठे हुए थे, वो बाहर दूसरे लोग से आ नहीं पाते थे, उनसे संपर्क नहीं रख पा रहे थे, जस्ट बिकॉज ये भरा हुआ था, जो हमारे पास कुरीति थी ये भरा हुआ था। ठीक है, तो ये ख़त्म कर दिया, जो कल्चरल इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन था उसको ख़त्म कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट हुआ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स का, एक नेशनल कंससनेस आ गया, एक राष्ट्रवाद का भावना आ गया लोगों के दिमाग में कि हम लोग एक है, एकता का भावना आ गया। इनके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, नेगेटिव एस्पेक्ट यही था नैरो सोशल बेस नैरो क्यों था, क्योंकि जैसे अगर कहीं पे जाति प्रथा की विरोध हो रहा है, जाति प्रथा ख़त्म करने की बात हो रहा है, तो वहाँ पे वैसे लोग आ जाते थे, जैसे
कुछ कम्युनिटी आ जाते थे जो इसके विरोध करने लगते थे, नहीं भाई ये तो हमारा वेद में लिखा हुआ है, हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है जाति प्रथा, ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये ऊपर से डिसाइड आया है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो नेरो सोशल बेस था इसमें। ओके, उसके बाद साथ में क्या है, इनडायरेक्टली इनकरेज मास्टिसिज्म को इंडायरेक्ट करते थे। मास्टिसिज्म क्या होता है कि ओवर डिपेंडेंट ऑन पुराना, जितने भी पुराने बुक्स थे, वेद थे, उस पर ओवर डिपेंडेंस हो जाता था। ओवर डिपेंडेंस किसी बुक्स पे, किसी रिलीजियस टेक्स्ट पे हो जाना एक नया तरह का धर्मवाद, रहस्यवाद स्टार्ट कर देता था। लोग विश्वास करने लगते थे कि हम धर्म से ज़्यादा कनेक्ट हो गए, हम भगवान से कनेक्ट हो गए, भक्ति मोमेंट आया, सूफी मोमेंट आया। तो ये सब बेसिकली उसको इनक्रेज करता था। लोग अपने वास्तविक जीवन को छोड़ के लोग धार्मिक जीवन, रहस्यवाद जीवन, उस पे सूफीवाद उनको फॉलो करने लग गए थे। फिर क्या हो गया था, ओवर एम्फेसाइज ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफर और ओवर सेकुलरिज्म। वही बात है कि लोग रिलीजियस वैल्यू ज़्यादा देने लगे थे, फिलोसफर ज़्यादा होता। ये सब बेसिकली रिवाइवलिस्ट की वजह से हुआ था, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट जो क्या करते हैं, रिफॉर्मिस्ट का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, वो सूडो साइंटिफिक बात करते थे कि भाई कोई भी चीज़, धर्म का कुछ भी बात हो रहा है सीधे उसको नकार कर दे रहा था। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो सिर्फ साइंटिफिक बातों पे चलते थे और साइंटिफिक बातों पे ही फॉलो करता था। अभी इसमें क्या था, एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि लेक ऑफ मास कांटेक्ट, सब पे कांटेक्ट नहीं कर पाया था। ये पूरे मास को इम्पैक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों ने स्टार्ट किया तो वो बहुत ही लोकल, बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही इफ़ेक्ट कर पाया था इसके थ्रू। और ये हो गया। फिर इसके साथ ये बहुत कुछ होने लगा था, जैसे क्या, कम्युनिज्म बढ़ गया था। लोग जो रिवाइवलिस्ट की वजह से धर्म पे काइंड ऑफ ज़्यादा ही विश्वास करने लगे थे, टेक्सचुअल बुक के, अपने टेक्सचुअल बुक को सुप्रीम मानने लगे थे। तो इसकी वजह से कम्युनिज्म स्टार्ट हो गया था, जिसका इम्पैक्ट आपको आगे चल के दिखेगा ना। जब नेशनल मूवमेंट होगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग बन गया, मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशन हो गया, जहाँ पे मुस्लिम लीग का अलग हो गए थे। फिर आपका 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया था, जिसमें स्पेशल उनको क्या कहता है, इलेक्ट्रल पावर दे दिया गया था, मुस्लिमों को इलेक्ट्रल सीट दे दिया गया था। तो ये सब पनपा काइंड ऑफ यहाँ से ही बनता। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है यहाँ के, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो गया, 22 मिनट का वीडियो हो गया। तो मैं इसका जो अगला पार्ट होगा, जिसमें हम इंडिविजुअल्स जो सोशल कल्चर रिफॉर्म्स में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, ये अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, देवबंद मूवमेंट हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो वो पार्ट 2 रहेगा इसका, इस वीडियो का पार्ट 2 रहेगा। तब तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, और ये वीडियो आते रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।